एपिसोड शुरू होता है। देखते हैं कि सेजिन और दोयांग की वो लाइव स्ट्रीम योंगजी भी देख रही थी और सोच रही थी कि बचपन से मैं थोड़ी सी जिद करती थी और मुझे जो चाहता था वो मिल जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था, मैंने जो चाहा था मुझे वो नहीं मिला। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। दोयांग बैठा बुक पढ़ रहा था। योंगजी आकर उससे कहती है, तुम्हारे डैड मेयर है ना? मेरे डैड न्यूज डायरेक्टर हैं, तो क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? लेकिन दोयांग उसे मना करके चला जाता है और उसके बाद देखते हैं कि हमेशा दोयांग योंगजी को इग्नोर करता था। नेक्स्ट सीन देखते हैं। योंगजी देखती है कि दोयांग कांग्युन उनकी बहन के बहुत करीब जा रहा था और वो अपने मन में कहती है कि ये उस लड़की के साथ घूमता है जो कि मुझसे भी नीचे लेवल की है, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं घूमता। फिर प्रेजेंट टाइम में देखती है योंगजी की मॉम दरवाजा खटखटाते हुए कह रही थी, प्रिंसेस प्लीज बाहर आ जाओ, तुम कुछ बुरा करने का तो नहीं सोच रही? तुम्हारे डैड ने कहा है जिसने भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है वो उसको सजा जरूर देंगे। और योंगजी तो सोच रही थी कि मुझे दोयांग चाहिए जिसे मैं हासिल नहीं कर पाई, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगर दोयांग मेरा नहीं हो सकता तो सेजिन वो तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते लाइव स्ट्रीम में सेजिन से पूछा जाता है कि तुम्हें कितने बच्चे चाहिए। सेजिन कहती है कि वेल मैंने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है। तभी दोयांग कहता है मुझे तो जितने हो सके उतने चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरी गर्लफ्रेंड की बात भी मायने रखती है, लेकिन मैं इस लड़की को एक हैप्पी फैमिली देना चाहता हूँ जो कि हमेशा अकेली रही है। तभी कोई कमेंट में कहता है कि एक मॉडर्न सिंड्रेला यहाँ पर है। सेजिन कहती माफ करना गाइस, अब मुझे लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी। और क्या कहा सिंड्रेला? इस सिंड्रेला को जादू टूटने से पहले घर पहुँचना होगा। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम लोग सही कह रहे हो, मैं एक सिंड्रेला हूँ क्योंकि मैं एक प्रिंस से शादी कर रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। लेकिन कभी कभी मैं ये बात सोचती हूँ, क्या सच में मैं इस ग्लास स्लीपर की ओनर हूँ? क्या पता कोई और हो, कोई ऐसा जो कि एकदम मेरी तरह दिखता हो। आप लोगों को लग रहा होगा मैं बकवास कर रही हूँ। हाँ सही समझे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी क्या सिचुएशन है। जब हमारे पास गुड न्यूज होगी तो हम फिर से वापस आएंगे। अभी के लिए बाय बाय। लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद दोयांग कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे ही करते रहना। सेजिन कहती है कि तो क्या मुझे तुम्हें देखना चाहिए कि तुम कैसा करते हो। दोयांग कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सेजिन कहती है मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, अभी के लिए हम लोग अलग अलग रहते हैं, जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम साथ में रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, अब तक तो असेंबली मैन को हमारी शादी के बारे में पता चल गया होगा। दोयांग कहता है कि तुम उस बारे में फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। दोयांग और उसके फादर एक मेंटल असाइलम आए थे। दोयांग के फादर कहते हैं कि मुझे बहुत पछतावा होता है, मुझे तुम्हारी माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी जब उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इस शादी की इजाजत दूंगा? दोयांग कहता है कि आपकी इजाजत से फर्क भी नहीं पड़ता। दोयांग के फादर कहते हैं तो तुम सच में हीजू की बेटी के साथ शादी करने के लिए मरे जा रहे हो? दोयांग कहता है तो फाइनली आपको ये बात पता चल गई कि वो टीचर की बेटी है। दोयांग के फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हीजू तुम्हारे लिए क्या मायने रखती थी। वो इकलौती इंसान थी जिसने तुम जैसे बेकार प्रोडक्ट से गिव अप नहीं करा था, यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की माँ तुम्हें देखकर पागल हो जाती थी। और यही होता है। देखते हैं जैसे उसकी माँ दोयांग को देखती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, इसे यहाँ से ले जाओ, ये एक मॉन्स्टर है। दोयांग के फादर कहते हैं कि हीजू की वजह से तुम्हें उस माँ का प्यार का एहसास भी हुआ जो कि तुम्हें खुद की माँ से नहीं मिल पाया। दोयांग कहता है कि फादर आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। दोयांग के फादर कहते हैं कि तुम्हें इनकार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी उम्र ऐसी थी जब बच्चे अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पते हैं, लेकिन दोयांग वो एक ऐसी औरत थी जिसने हमारी पीठ के पीछे खंजर भोंका था। और वैसे भी मैं पहले से परेशान हूँ, उसने जो डॉक्यूमेंट चुराया था वो गायब हो चुका है, क्या पता उसकी बेटी को पता चल गया हो। दोयांग कहता है कि सेजिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। दोयांग के फादर कहते तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? उसी ने तुम्हारे खिलाफ वायलेंस की रिपोर्ट करी थी और अचानक से वो लाइव स्ट्रीम पर आकर बताने लगी कि उसकी तुम्हारे साथ शादी हो रही है। क्या पता उसे सब कुछ पता हो, वो भी हमारे पीठ के पीछे खंजर भोंकने की कोशिश कर रही हो। दोयांग कहता है कि फादर एक डॉग अपने ही ओनर को किसी भी वक्त काट सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप खुद के डॉग को छोड़ देते हैं सिर्फ इस डर के कारण की वजह से कहीं वो किसी दिन आपको दोबारा ना काट ले, जैसे कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा फादर। और हाँ, सेजिन को हाथ मत लगाइएगा, अगर उसे कुछ भी हुआ तो आपकी मौत उस डॉग के द्वारा होगी जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा करा है। नेक्स्ट सीन में सेजिन को देखते हैं जो जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जो उसके मुंह पर कपड़ा रख के उसे बेहोश कर देता
देता है। वो लोग उसे कार में डाल देते हैं और किसी को फोन करके कहते हैं आपके कमांड पर हमने सेजिन को पकड़ लिया है। नेक्स्ट सीन देखते हैं सेजिन को धीमे धीमे होश आता है। वो सोचती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये कौन सी जगह है। मैं तो काम से घर जा रही थी तभी किसी ने आकर मुझे पकड़ लिया। क्या मुझे किडनैप कर लिया गया है? लेकिन ये कौन कर सकता है? क्या ये लाइव स्ट्रीम की वजह से हो रहा है? लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ दोयांग के फादर ने करा हो। तभी कोई आकर सेजिन के मुंह से कपड़ा हटाता है। देखते हैं वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि योंगजी थी और वो सेजिन से कहती है बताओ क्या हाल चाल है पागल चुड़ैल। सेजिन कहती है कि योंगजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन तभी योंगजी उसे जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैंने लाइव स्ट्रीम देखी थी, लगता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। तुम दोयांग से शादी करने वाली हो। मुझे नहीं पता कि दोबारा तुमने उसे कैसे सेड्यूस करा, लेकिन तुम्हें ये बात पता थी ना कि वो मुझसे शादी करने वाला था। तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी चीज छीनने की? सेजिन कहती है तो तुमने मुझे इसलिए किडनैप करा क्योंकि मैंने शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी। योंगजी कहती है एग्जैक्टली, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगली बार अगर हम मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सेजिन कहती लेकिन मुझे मारने के बाद जो होगा तुम उन सबको कैसे संभालने वाली हो? और ये बताओ अगर दोयांग को इस बारे में पता चल गया तो? तभी योंगजी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैंने इतनी दूर तक का तो सोचा ही नहीं। और तुम दोयांग की फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारी सिर्फ लाश मिलने वाली है। तुम्हें याद है कि कैफे में तुमने कहा था तुम्हें लगता है मैंने किसी को मारा है? तुम बिल्कुल सही हो, मैंने किसी को मारा है। वो क्लब वाला इंसिडेंट याद है, वो जो न्यूज में चल रहा था? वो लड़की जो मरी थी वो अपनी जगह जानती नहीं थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा लेसन सिखा दिया। अब तो तुम डर के मारे तर तर कांप रही होगी, क्यों मैंने सही कहा ना? सेजिन कहती है योंगजी तुम सच में कितनी ज्यादा घटिया लड़की हो। मुझे लगा था मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसी अमीर जादी भी एक मॉन्स्टर बन गई, वो भी सिर्फ लालच के कारण। लेकिन फिर भी मुझे तुम पर तरस आता, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तब भी तुम दोयांग को नहीं पा पाओगी। तभी योंगजी उसे थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, टीचर की बेटी होने के नाते तुम्हारे अंदर भी बहुत घमंड भरा हुआ है। तुम्हें पता है ना कि दोयांग तुमसे किस कारण की वजह से मिला था? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम टीचर की बेटी हो, वरना वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम तो मर जाने के लायक हो। सेजिन सोचने लगती इसका मतलब योंगजी को भी पता था कि जो दोयांग की टीचर है वही मेरी माँ है। तभी योंगजी उसको मार मार के रुक जाती है और कहती है ऐसे लोग मार खाने से ही सुधरते हैं। मुझे बस याद है कि वो टीचर कैसी दिखती थी क्योंकि वो काफी प्रिटी थी, लेकिन उस टीचर ने आखिर इतने छोटे बच्चे को कैसे सेड्यूस कर लिया, यहाँ तक कि दोयांग उसकी बेटी से भी इतना ऑब्सेस्ड हो गया। ये मत कहना कि उस टीचर ने उसे अलग तरह से मनाने की कोशिश करी थी। सेजिन कहती अपना मुंह बंद कर योंगजी, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी ना करो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। तभी योंगजी दो लड़कों को इशारा करके अंदर बुलाती है। सेजिन कहती है कि योंगजी आखिरकार तुम क्या करने का सोच रही हो? योंगजी कहती है सेजिन यहाँ पर दो लड़के हैं तो तुम्हें काफी मजा आने वाला है। इसके बाद दोयांग तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा, मैं इसका वीडियो बनाकर भी यूट्यूब पर डालूंगी। लेकिन तभी योंगजी के सामने ताइमिन आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ योंगजी, क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रही हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम बस उसे थोड़ा सा डराने वाली हो। योंगजी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे रोकने के लिए आए हो और यहाँ पर खड़े होकर तुम मेरे सामने सेजिन की साइड ले रहे हो। ताइमिन कहता मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे फिक्र हो रही थी कहीं तुम ऐसा कुछ ना कर दो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। योंगजी ताइमिन के पास भाग कर गई थी और कहा था कि मुझे सेजिन को किडनैप करना है, मैं उससे डरा दूंगी और उसके बाद जाने दूंगी। ताइमिन कहता है कि आखिरकार तुम इतनी दूर तक क्यों जा रही हो? योंगजी कहती है कि मैं इस तरह से नहीं जी सकती हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? अब ताइमिन थोड़ा परेशान हो जाता और कहता है बताओ तुम क्या चाहती हो, आखिर मैं क्या करूँ? फिर प्रेजेंट में ताइमिन कहता है योंगजी तुमने खुद देखा था ना कि तुम कितने बड़े इंसिडेंट में फंसने वाली थी। योंगजी कहती है अब तुम अच्छा इंसान क्यों बन रहे हो? उस वक्त तो तुमने मेरी मदद करी थी। ताइमिन कहता है इसीलिए तो मुझे पछतावा हो रहा है और तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए किसी और को फिर से मार दूं। योंगजी कहती है कि तुम फट्टू ही रहे हो, किसी काम के नहीं हो। मुझे तुम जैसे बेवकूफ पर निर्भर ही नहीं होना चाहिए था। ये जानती है हमने किसी को मारा, कम से कम मुझे इसका वीडियो बनाकर लीक तो करना ही है। लेकिन वो जैसे ही सेजिन की शर्ट फाड़ती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सेजिन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना ऐसा मत करना, मुझे तो काफी मजा आ रहा था। जैसा कि तुम देख सकती हो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी, ये मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए लेकर आई थी, लेकिन तुमने मुझे किडनैप कर लिया। योंगजी ऐसा लगता है मेरे वीडियो से पहले तुम्हारा वीडियो ट्रेंड पर
जाने वाला है। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि ऐसा कुछ भी मत करना कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। तुम्हें बताई हो योंगजी, तुम तो यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडिंग में छा गई। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ऐसा टैरो कार्ड होता है जो कि किस्मत को पूरी तरह से बदल देता है। इसकी वजह से जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। कभी कभी इससे किस्मत पलट जाती है और कभी कभी इससे सच्चाइयाँ बाहर आने लगती हैं। फिर हम सीधा पास्ट में चलते हैं कि आखिरकार सेजिन यहाँ तक कैसे पहुंची। वो बाहर देखकर सोचती है कि आज का मौसम तो काफी अच्छा है। एक फैक्ट बन चुका है कि दोयंग मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है। फिर वो कांग्योन की बातें याद करती है और सोचती है कि अब मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। मुझे एक एक करके सब ठीक करना होगा। सबसे पहले कांग्योन की रिकवरी हो जाए। आज मेरे काम की छुट्टी है तो क्या मुझे कांग्योन से मिलने जाना चाहिए। मैं उसके लिए खाना भी लेकर जाऊंगी। वो कंप्लेन करता रहता है हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं है। ओह नो, आखिर ये मेरे चेहरे को क्या हो गया। मेरे बाल भी कितने ज्यादा फ्रीजी हैं। फिर वो तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचती है और सोचती है काफी वक्त बाद मैंने मेकअप करा है, ये ज्यादा तो नहीं हो गया। वैसे उस वक्त से लेकर अब उसकी रिकवरी काफी हो चुकी है। पहले का सीन देखते हैं। सेजिन कांग्योन के मसाज कर रही थी। कांग्योन कहता है कि तुम मसाज नहीं कर पा रही, मुझसे दूर हट जाओ। और ये किस तरह की मसाज होती है, मुझे तो बस गुदगुदी हो जा रही है। सेजिन कहती है अरे तुम्हें क्रैम्प आ जाएगा, मैं काफी जल्दी मसाज कर दूंगी। ये सब सोचकर सेजिन हंस रही थी। तभी सुनती है कि कोई सेजिन की माँ का नाम ले रहा था। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि दोयंग के फादर थे। सेजिन कहती है कि आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं। तभी बॉडीगार्ड दोयंग के फादर के कान में बताता है कि योंगजी घर पर मिलने आना चाहती हैं। दोयंग के फादर कहते हैं कि ठीक है, उसको बता दो हॉस्पिटल में काम हो गया, मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। लेकिन तभी सेजिन आकर उनको रोक लेती है और कहती है कि मुझे बताइए कि आखिर आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं। प्लीज असेंबली मैन, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तभी दोयंग के फादर याद करते हैं कि पास्ट में सेजिन की माँ ने भी कुछ ऐसे ही बातें बोली थी और वो सेजिन से कहते हैं तुम तो एकदम अपनी माँ की तरह हो, खून का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। सेजिन सोचने लगती है ये क्या, ये मेरी माँ को जानते हैं और दोयंग मेरे पास्ट के बारे में जानता है। ऐसा तो नहीं कि हमारी किस्मत जुड़ी नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता ही काफी पहले जुड़ चुका था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। बॉडीगार्ड दोयंग के फादर को सेजिन की रिपोर्ट ला कर देता है जिसमें सब लिखा था कि सेजिन के ऑर्फनेज में आग लग गई थी और वो किस तरह से बड़ी हुई है। बॉडीगार्ड कहता है आप सेजिन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मुझे लगा उनका पहले यंग मास्टर के साथ ब्रेकअप हो चुका है। दोयंग के फादर कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद दोयंग के फादर सोचते हैं कि वो मेरे ही घर में छुपी थी और मुझे पता ही नहीं था। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसकी माँ के साथ जो हुआ है उसे इस बारे में नहीं पता। समझ नहीं आ रहा है कि उस बेवकूफ दोयंग के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं जब योंगजी दोयंग के फादर से मिलने आई थी और दोयंग के फादर कहते हैं क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही। योंगजी कहती है फादर प्लीज मेरी मदद करिए, दोयंग काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। वो ऐसी चीजें कर रहा है जो वो करता ही नहीं है और आजकल वो लिख भी नहीं रहा है। शायद वो उस सेजिन की वजह से बदल रहा है जिससे वो हाल ही में मिला था। वैसे मैं काफी क्यूरियस हो रही हूँ, आप उस टीचर को जानते हैं जो कि दोयंग को पढ़ाया करती थी। दोयंग के फादर कहते हैं अचानक से तुम उस टीचर की बात क्यों कर रही हो। योंगजी कहती है कि दोयंग के अंदर सेजिन के लिए अभी भी फीलिंग्स और मुझे लगती है उस टीचर की वजह से हो रहा है। टीचर अचानक से गायब हो गई थी इसलिए वो उस लड़की के पीछे बढ़ गया जो कि टीचर की तरह दिखती है। दोयंग के फादर सीरियस होकर कहते हैं योंगजी आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। योंगजी कहती है कि मैं दोयंग से शादी करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे यकीन दिलाएंगे कि वो मेरे साथ रुकेगा। दोयंग के फादर कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। योंगजी कहती है शुक्रिया फादर, मुझे पता था कि आप मेरी बात समझेंगे। नेक्स्ट सीन में दोयंग को देखते हैं जो किसी दिल टूटे आशिक की तरह पिए जा रहा था और कह रहा था मुझे माफ कर दो सेजिन, मुझे तुम्हें मौका देना ही नहीं चाहिए था। जैसा कि तुमने कहा था हमारी शादी नहीं हुई है तो एक तरफा ब्रेकअप से सब खत्म हो सकता है। मुझे बस ऐसा करने की जरूरत थी कि तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन शादी करने के लिए मुझे बस एक काम करना है, हमारे बीच के कांटे को हटाना है। फिर नेक्स्ट सीन में सेजिन का पास्ट देखते हैं। वो एक डे केयर में थी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आकर कहती मुझे माफ करना स्वीटी, मुझे देर हो गई। एक दोस्त ने मुझसे मदद मांग ली थी, तुम बोर तो नहीं हो रही थी। सेजिन कहती है कि मुझे लगा आपने मुझे छोड़ दिया मॉम। सेजिन की मॉम कहती है आखिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ स्वीट हार्ट, तुम्हें अपनी मॉम पर भरोसा है ना। प्रेजेंट देखते हैं। एक माँ अपनी बेटी से ऐसी बातें कर रही थी और सेजिन उनको देख रही थी और सोच रही थी उन्होंने कहा था वो मेरे साथ रुकेंगी, फिर भी उन्होंने मुझे
छोड़ दिया। ये एक ऐसी बात थी जो कि सेंस नहीं बनाती थी, इसलिए मैंने भूलने की पूरी कोशिश करी। मैं इस बारे में बिल्कुल क्यूरियस नहीं हुई थी, लेकिन दोयांग के फादर मेरी माँ को जानते हैं। आखिरकार दोयांग के फादर का मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता है? इतना सब कुछ हो रहा है, ये कोई बड़ा सा इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सच्चाई का पता लगाना होगा, मुझे मेरी माँ को ढूंढना होगा। और इंजियोन दीदी ने जो लेटर लिखा था उसमें किसी सेंटर का जिक्र हुआ था। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मुझे उस सेंटर का कोई भी कांटेक्ट नहीं मिला। तभी उसका फोन बजने लगता है। सेजिन सोचती है आखिरकार ये मुझे फोन क्यों कर रहा है। और ये वही वक्त था जब ताइमिन और चानी ने उसे पूल क्लब बुलाया था। ताइमिन को देखते हैं जो कहता है कि तुमने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया, अगर दोयांग को पता चल गया तो। चानी कहता उनका ब्रेकअप हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे कुछ कंफर्म करना था। ताइमिन कहता है क्या कहा? तुम्हें कुछ कंफर्म करना था, लेकिन वो क्या है? चानी बात बदल कर कहता है ये बताओ कि उस फोन का क्या हुआ। ताइमिन कहता है अरे सबसे जरूरी बात, तुम्हें लगता है कि सेजिन यहाँ पर आएगी? हम तो क्लोज भी नहीं है। लेकिन ये वो वक्त था जब सेजिन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो वहाँ पर आ जाती है। ताइमिन कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम यहाँ पर कब आई? सेजिन कहती है कि तुम लोगों से काफी वक्त बाद मिले चानी और ताइमिन। ताइमिन कहते हैं हमने कहा था मिलते हैं, तुम तो यहीं पर आ गई। सेजिन कहती है कि मैं बिजी थी फिर भी आ गई क्योंकि तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। इसके अलावा तुमने मुझे वो एक्सपेंसिव गिफ्ट भी तो दिया था। चानी कहता है कि ताइमिन आखिर ये किस बारे में बात कर रही है? ताइमिन कहता है कुछ नहीं, मैंने उसकी मदद करी थी दोयांग के गिफ्ट ढूंढने के लिए। फिर वो धीमे से सेजिन से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि चानी से इस बात को सीक्रेट रखना। लेकिन इतने स्ट्रेस की वजह से ताइमिन के पेट में दर्द होने लगता है, वो वहाँ से रेस्ट रूम चला जाता है। तभी सेजिन कहती है देखकर लगता है ताइमिन नहीं बल्कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे चानी। चानी कहता है कि तुम तो काफी समझदार हो, वैसे तुम्हें पता है कि पूल कैसे खेलते हैं? अगर तुम एक बॉल को हिट करती हो तो तुम पूरे गेम को बदल सकती हो। सेजिन कहती है तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना कि मेरा और दोयांग का ब्रेकअप हो चुका है। चानी कहता है क्या दोयांग ने सच में तुम पर हमला किया था? क्योंकि वो इतना इमोशनल गाय तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस बारे में पता कर लिया था कि वो किसी वजह से जेल गया था, तब मुझे सच्चाई पता चली। सेजिन कहती है माफ करना, लेकिन मैं उस दिन के बारे में नहीं सोचना चाहती। वो दिन इतना भयानक था कि मेरे अंदर एक ट्रॉमा रह चुका है। चानी कहता तुम्हें यकीन है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? क्योंकि दोयांग के पास कुछ तस्वीरें थी। सेजिन कहती है आखिरकार ये बताओ तुम किस बारे में जानना चाहते हो? चानी कहता है माफ करना, मुझे लगा तुम्हें कुछ पता नहीं है तो मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता था। मैंने दोयांग के घर में कुछ देखा है, शायद से वो तुम्हारे काम आ जाए। इसी वक्त चानी के फादर का कॉल आ गया था। वो ताइमिन को मैसेज करके बता देता है कि मैं जा रहा हूँ। ताइमिन कहता है गधे का बच्चा मुझे अकेला छोड़कर कहाँ पर जा रहा है? फिर वो वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि सेजिन पूल खेल रही थी। सेजिन कहती है कि ये क्या, ये बॉल तो हिट ही नहीं हो रही है। तभी ताइमिन उसे बताता है कि उसने गलत तरह से स्टिक पकड़ी है, लेकिन उसका करीब होने की वजह से ताइमिन काफी ब्लश करने लगता है और दूर हट के कहता है कि सच कहूँ तो चानी ने कॉल करके तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। अब जब चानी यहाँ से जा चुका है तो मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। तभी सेजिन कहती है कि ताइमिन योंगजी के साथ चीजें कैसी चल रही हैं? ताइमिन कहता है तुम मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि योंगजी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सेजिन कहती माफ करना, मुझे लगा हम दोनों दिल टूटे आशिकों को साथ में बैठकर ड्रिंक पीनी चाहिए। ये वही वक्त था जिसके बाद सेजिन ने ताइमिन के घर पर जाकर वो फोन चुराया था। फिर यहाँ से हम सीधा वो सीन देखते हैं जब सेजिन जायवुक के साथ वो सेंटर पहुंची थी। जायवुक कहता है हम लोग पहुंच चुके हैं तो अब उतर जाओ। सेजिन कहती है कहीं तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तो नहीं जाने वाले? जायवुक कहता है सीरियसली मैंने तुम्हें यहाँ तक छोड़ दिया है तो तुम मुझसे चाहती क्या हो? सेजिन कहती तुम्ही ने तो कहा था ना यहाँ पर जो काम करते हैं वो तुम्हारे अंकल हैं। अगर तुम यहाँ पर होगे तो जानकारी इकट्ठा करना आसान हो जाएगा और तुम बात करने में भी अच्छे हो। जायवुक कहता है तुम सच में बहुत बड़ा सर दर्द हो, चलो फिर चलते हैं। और वो सोचने लगता है इस पागल लड़की को संभालना आसान काम नहीं है, मैं ये सिर्फ इंजॉन की वजह से कर रहा हूँ। फिर वो लोग सेंटर में आते हैं जहाँ पर उसके अंकल बैठे खाना खा रहे थे। जायवुक आकर कहता है कि काफी समय बाद मिले अंकल। उसके अंकल कहते हैं सच में हम पूरे 1 साल बाद मिल रहे हैं, तुम कहाँ थे? वैसे ये बताओ आखिर ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जायवुक कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है जो मैं इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। वैसे अंकल मुझे पूछना था आपको वो लड़की इंजियोन याद है? उसके अंकल कहते हैं ये कौन है? जायवुक कहता है अरे वही जिससे मैंने आपको 1 साल पहले मिलवाया था। अंकल कहते हैं हाँ मुझे वो याद आ गई, लेकिन अचानक से तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? जायवुक कहता है दरअसल ये इंजियोन की दोस्त है, इसके पास आपके लिए कुछ सवाल है। तभी
सेजिन कहती है अंकल आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप उसी वक्त इंजॉन को पहचान गए थे ना जब आपने उनका नाम सुना था। जो जानकारी आपने 1 साल पहले इंजॉन दीदी को बताई थी वही मुझे भी बता दीजिए। अंकल कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो और मेरी याददाश्त भी काफी कमजोर है। वैसे अब मेरी अपॉइंटमेंट का वक्त हो चुका है, मैं बहुत बिजी हूँ, अब तुम लोग जा सकते हो। जायवो कहता है आप सवाल को क्यों डॉज कर रहे हैं, आप तो ऐसे नहीं अंकल। अंकल कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता बच्चे, लेकिन मेरे पास भी कुछ कारण है। जायवो कहता है कम ऑन अंकल बताइए ना, आखिर आप क्या छुपा रहे हैं। अंकल कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, मैं पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स दे चुका हूँ। तभी वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बात बोल दी थी जो उन्हें नहीं कहना चाहिए थी। सेजिन कहती है क्या आपने पहले ही फाइल दे दी, आखिर आपने किसको दी। फिर नेक्स्ट सीन में दोयांग को देखते हैं जो एक फ्लावर शॉप में बुके खरीदने आया था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोयांग सेजिन के घर के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर सेजिन आती है जो कि बुरी तरह से बारिश में भीग रही थी। दोयांग कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इतनी बारिश में तुम कहाँ गई थी, ऐसे वक्त में तुम्हें छाता लेकर जाना चाहिए वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मुझे माफ कर देना, मुझे सच में बहुत पछतावा है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया और जो भी इंजॉन के साथ हुआ। मैं ये बुके इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे इससे तुम्हारी याद आ गई थी। फिर देखते हैं कि आखिरकार सेजिन को अंकल ने क्या बताया था। वो कहते मुझे माफ कर दो, मैंने ये पैसों की वजह से करा, अगर मैंने ज्यादा किया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। तभी सेजिन कहती है कि आपकी क्लाइंट इंजॉन मर चुकी है, इस वजह से उनके साथ जो न्याय हुआ मैं उनका नाम साफ करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे बता दीजिए आपने फाइल किसको दी। इंजॉन जिसकी तलाश कर रही थी वो मेरी माँ थी, उन्हीं ने मुझे जन्म दिया है। मैं आपको सब तो नहीं बता सकती लेकिन ये सब कुछ इंजॉन की मौत से कनेक्टेड हो सकता है। अगर आप बता नहीं सकते तो हिंट दे दी क्या इस इंसान को आपने फाइल दी है। जायवो कहता है कि अंकल आप बता नहीं सकते, मैं आपकी पोजीशन को समझता हूँ लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अंकल कहते हैं कि हाँ शायद से ये वही इंसान है, मैंने इसके सेक्रेटरी को फाइल दी थी लेकिन मैंने कार में एक आदमी को बैठे देखा था जो कि पीछे से इसी की तरह दिख रहा था। तभी मैं सोचूं कि इंजॉन कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही। मुझे बुरी फीलिंग तो आ रही थी लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो मर गई होगी। मैंने जायवो की वजह से तुम्हें ये सब कुछ बता दिया है लेकिन किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया है। और मुझे हीजू नहीं मिली थी क्योंकि वो 20 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। गायब होने के बाद उसका कुछ पता नहीं चला, इसका मतलब है शायद वो मर चुकी है। सेजिन सोचने लगती है 1 मिनट, इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता, मेरी माँ अचानक से क्यों गायब हो जाएंगी। तभी वो याद करती है दोयांग ने बताया था कि उसकी टीचर भी 20 साल पहले गायब हो गई थी। सेजिन सोचने लगती 1 मिनट, दोयांग जिस टीचर की बात करता रहता था क्या वो मेरी माँ है? क्या वो मुझे इसलिए इतना धमकाता रहता था क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत नाराज है और वो मुझसे इसलिए इतना ऑब्सेस्ड है क्योंकि मैं उस टीचर की बेटी हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे सवाल का हर जवाब तुम्ही पर आकर खत्म क्यों होता है। अब सब साफ हो गया, हमारी किस्मत की शुरुआत साथ में हुई थी, इसका मतलब हमारा खूनी अंत नजदीक आ रहा है।